Good evening, everyone. So, today we are going to start with lecture 2 of motion. हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा. हम लोगों ने बेसिकली कल डिस्कस किया था कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, है ना. इज रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव. हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि क्या रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स हैं या रिलेटिव टर्म्स हैं. क्या एक बॉडी किसी एक दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकती है लेकिन किसी तीसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है. तो दिस इज द आंसर वाज यस. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ हो सकती है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड टुडे. सो आज लेक्चर 2 है इस टॉपिक का. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है व्हाट इज फिजिक्स. अगर हम फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे प्रिसाइज एक्यूरेट डेफिनेशन है वो ये है: फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. अब भाई ये क्या हुआ, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. कोई भी चीज जो मेजर की जा सकती है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. और फिजिक्स इन फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी को बोला जाता है. द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिक्स. ओके, सो यहाँ पे एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड द स्टडी ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिक्स. ओके, तो यहाँ पे कैन डिस्टेंस बी मेजर्ड? yes, distance is can be measured, so distance is a physical quantity. yes, so distance is a physical quantity. can time be measured? yes, हम time को भी measure कर सकते हैं. if time can be measured, time is a physical quantity. ऐसे ही दुनिया जहां की जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं जो measure की जा सकती है. can height be measured? height is a physical quantity. can density be measured? density is a physical quantity. can speed be measured? speed is a physical quantity. तो कोई भी चीज जो हम measure कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं physical quantity. time is a physical quantity. कैन लव बी मेजर्ड? क्या लव हम मेजर कर सकते हैं? हेट्रेड हम मेजर कर सकते हैं? जेलिसी हम मेजर कर सकते हैं? नहीं. दीज ऑल कैन नॉट बी मेजर्ड. सो दीज ऑल आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज. सो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप में बांटते हैं. अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं. तो एक क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो जो बेसिक है, ठीक है, वो किसी से डिराइव नहीं की जा सकती. वेयर एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज वो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की जा सकती हैं. टोटल 7 + 2 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में ओवरऑल. मतलब पूरी फिजिक्स में 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. 7 + 2: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये 7, ठीक है, और 2 एंगल एंड सॉलिड एंगल. ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं. इनके अलावा बाकी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं. ठीक, जैसे फोर्स, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे डेंसिटी, कुछ भी आप जहां से जहां तक सोच सकते हैं, इन 9 के अलावा बाकी सारी किसी ना किसी से डिराइव की जा सकती है. ओके, राइट नाउ यहां पर हम वो वाला क्लासिफिकेशन नहीं देख रहे फंडामेंटल और डिराइव्ड वाला. यहां पे हम दूसरी तरीके का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. यहां पे हम दो स्केलर एंड वेक्टर. physical quantities can also be classified into scalar physical quantity and vector physical quantity. scalar physical quantities वो होती हैं जो जो सिर्फ और सिर्फ उनके पास वैल्यू होती है, उनकी डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, फंडामेंटल हो चाहे डेराइव्ड हो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल टाइम, है ना. अगर आप किसी से बोलते हैं कितने बज रहे हैं, तो वो बोलेगा 3 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं. वो बोलेगा, आप पूछते हैं कितनी देर में हमको यहाँ से जाना है, तो वो बोलेगा 10 मिनट में निकलते हैं. लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अब वो बोलते हैं कि अच्छा 5 बज रहे हैं उस तरफ, 3 बज रहे हैं इस तरफ. इस तरीके का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, है ना. कोई आपसे आपका वजन पूछता है, व्हाट इज योर मास, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम 60 kgs, आई एम 70 kgs, आई एम 50 kgs, जो भी आप बोलेंगे. लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे ना आई एम 60 kgs टुवर्ड्स डाउन, आई एम 60 kgs इन फ्रंट.
है ना। लेकिन यही अगर कोई आपसे बोलता है आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, तो बोल रहे हैं इसको मूव करने के लिए 50 न्यूटन की फोर्स चाहिए, उधर की तरफ धक्का देना पड़ेगा, है ना। आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कितनी दूर तक जा रहे हो, तो मैं 3 किलोमीटर इस तरफ जा रहा हूँ। समझ आ रही है बात, है ना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है, वेयर एज कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करना होता। तो जो इनमें हमें डायरेक्शन, जिनमें डायरेक्शन होता ही नहीं है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, उसको बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसको बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू और अ नंबर। For example, time is a scalar physical quantity. For example, mass is a scalar physical quantity, right? So क्योंकि इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। Physical quantities which possess magnitude as well as direction are called vector physical quantities. For example, force. To measure force, both magnitude and direction are required. So it is a vector physical quantity. Okay? हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, लिखा होता है ना, तो यहाँ पर क्योंकि हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है इसलिए इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। ओके, नाउ वी कम टू यूनिट्स। फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स के बिना हम फिजिक्स को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूं यहां से यहां तक की लेंथ 10 है, तो आप पूछेंगे ना भाई 10 क्या, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर क्या। तो यहाँ पे यूनिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे स्पेसिफाई करने के लिए। अगर आप अपने पेपर में यूनिट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आपके बहुत मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, पूरे पेपर में जितनी भी जगह यूनिट्स आ रहे होंगे आपके उतनी जगह मार्क्स कट जाएंगे। तो हम यहाँ पर यूनिट्स, देर आर टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट। दो सिस्टम है मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स के। ठीक है, सबसे पहला सिस्टम है, वैसे और भी ज्यादा सिस्टम्स होते हैं लेकिन अभी आप दो सिस्टम पढ़ लीजिए। पहला सिस्टम है MKS सिस्टम और दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम। ओके, MKS सिस्टम क्या होता है, जब हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड MKS सिस्टम। उस सिस्टम को हम बोलते हैं MKS सिस्टम। जब मास को हम, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। जब हम यही सेम काम, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम ग्राम्स में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है CGS सिस्टम। अंडरस्टूड? ओके, तो दिस इज मीटर किलोग्राम सेकेंड, दिस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, हमारा जो अभी इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, एक्चुअली क्या था, पहले ट्रेड नहीं था, है ना, पहले लोग इधर से उधर नहीं जाते थे, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो लोग एक लोकल रीजन में रहते थे। अब आपने सुना होगा कि मतलब इंडिया में बहुत चलता है कि इतने बीघा जमीन है, इतने गज जमीन है। ठीक है, बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड तो चलता नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी आती है, वो इंडिया में लैंड परचेज करना चाहती है, वो इंडिया में फॉर एग्जाम्पल उसको जगह खरीदनी है कुछ, ठीक है, कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है तो वो जगह परचेज करना चाहती है। अब वो ये नहीं बोल सकती ना कि हमें इतने बीघा जमीन चाहिए, वहां पे तो यूनिट्स कुछ और चलते हैं, वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर कुछ चलता होगा। ठीक है, वो आके यहाँ पे अपनी बात बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी बात बोलते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है और कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाती है, जैसे कि लैंग्वेज के साथ होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं तमिलनाडु जाऊं तो वहां पे तमिल बोली जाती है, या कहीं पे तेलुगु बोली जाती है, कहीं पे कन्नड़ बोली जाती है, कहीं पे मराठी बोली जाती है, और मुझे नहीं आती वो लैंग्वेज, उन्हें नहीं आती मेरी लैंग्वेज, तो क्या होगा, अगर मैं वहां जाके कुछ बात करूंगा तो देयर विल बी मिसकम्युनिकेशन। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक कॉमन सिस्टम चाहिए जो कि इंडिया में कौन सर्व करता है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सर्व करती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं भी इंग्लिश में बात करता हूँ, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो वी हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या बोल रहे हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी चाहिए था। अब कहीं पे कोई सिस्टम चलता है, ब्रिटेन में FPS सिस्टम चलता है। FPS का क्या मतलब हो जाता है, फुट पाउंड सेकेंड। वहां पे जो लेंथ है वो फीट्स में मेजर की जाती है, जो मास है वो पाउंड्स में मेजर किया जाता है, और जो टाइम है वो सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। तो
फीट पाउंड सेकेंड चलता है वहां पे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम चलते थे, लेकिन किसी एक सिस्टम को हमें कॉमन सिस्टम बनाना था। तो 1983 में एमकेएस सिस्टम से डिराइव करके हमने अपना एक सिस्टम बनाया, दैट वाज कॉल्ड एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई सिस्टम फ्रांस में बना था। ये सिस्टम फ्रांस में एमकेएस सिस्टम ही चलता था, इस वजह से एमकेएस सिस्टम से ही मोस्टली डिराइव्ड है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है एमकेएस सिस्टम का। और हम एसआई सिस्टम पे चले गए, एंड नाउ वी यूज एसआई सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो वहां पे लोकल सिस्टम्स भी चलते हैं, लेकिन जब भी हम ग्लोबली बात करते हैं तो हम हमेशा एसआई सिस्टम में बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग करेंसी हमेशा डॉलर्स में बात करते हैं। अब चाहे इंडिया में रुपए चल रही हो, चाहे दुबई में दिरहम्स चल रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग करेंसी जब भी टॉक करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां पे क्या करते हैं, हमेशा यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करके। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज the SI system, not also known as, but this SI system is majorly derived from MKS system। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, सो आई होप आपको यूनिट्स क्लियर हो गए, आपको फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर हो गई, आपको रेस्ट एंड मोशन क्लियर हो गया कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन। सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। नाउ हम लोग मोशन को आगे लेकर जाते हैं, इसमें अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, वी आर गोइंग टू मेजर वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। जितना भी पाथ हम चल रहे हैं उसकी टोटल लंबाई जो होगी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। Whereas displacement is the shortest distance between the initial and the final points. Okay, distance is the total length of the path traveled, displacement is the shortest distance between the initial and the final points। तो हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज हम यहां से यहां इस तरीके से ऐसे घूम कर आए, ठीक है, तो ये जितनी लेंथ हमने पूरी ट्रैवल की ना, अगर मैं एक धागा लगा दूं और इस पूरे धागे को यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे 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 करके लेकर जाऊं, और उसके बाद मैं इस तरीके से सीधा करके मेजर करूं उसको, तो जितनी उसकी टोटल लंबाई आएगी ना, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, जितना भी हम चल के गए वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। लेकिन अगर सपोज हम यहां से यहां तक गए, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा जो हमने जहां से चलना शुरू किया और जहां पे हमने चलना खत्म किया, उसके बीच की सीधी लाइन, उसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। Whereas distance is the total length of path। हो सकता है हम सीधे ना आए हो, हम घूम घूम के आए हो, yes or no? तो total length of path traveled is called distance, whereas the shortest distance between the initial and the final point is called displacement। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, नाउ हम यहां पर बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफाई करते हैं, तो सपोज हम ए से बी तक जा रहे हैं या हम बी से ए तक आ रहे हैं, हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कहां से कहां तक जा रहे हैं। ठीक है, तो 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी या 5 मीटर फ्रॉम बी टू ए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, whereas डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तीसरी चीज है ना, पहली चीज आपको ये पता चला कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज आपको ये पता चली कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कैसे होते हैं। और तीसरा आपको ये पता चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही रहेगा, कभी भी डिस्टेंस के बराबर या डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। या तो छोटा रहेगा या तो बराबर रहेगा, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा रहेगा या तो डिस्टेंस के बराबर रहेगा, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझ रहे हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जब तक हम स्ट्रेट लाइन पाथ में चलते रहते हैं, तब तक तो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहता है। ठीक है,
और जहां हमने क्या किया, जहां हमने इस तरीके से टर्न ले लिया कहीं पे भी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये सबसे छोटी वाली लाइन रही, और डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस विल बी ऑलवेज मोर than displacement. Displacement will be the shortest length, shortest distance between the initial and the final path. Understood? बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सपोज ये पॉइंट हमारा स्टार्ट पॉइंट है ए, ठीक है, ए इज द इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा बी पॉइंट है, फिनिश पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। ओके, बी इज द फाइनल पॉइंट। अब एक पर्सन है, ये चलना स्टार्ट करता है, एन एथलीट इज रनिंग अ रेस, ठीक है, एन एथलीट इज रनिंग अ रेस, ओके, इस तरीके से ये एथलीट इस तरीके से रन करके आया, यहां से यहां रन करके आया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो ये पूरा ऐसे घूम के आया ना, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। वाई? बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्ड। तो अगर इसको हम 2πr बोलते हैं, इस पूरे को 2πr, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी πr हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का पॉइंट हो जाएगा, दिस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्ट हम जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे वो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे दिस इज द डिस्टेंस 250 मीटर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डिस्टेंस, ओके, एंड the athlete is covering a path of 250 meters between A and B. Understood? अच्छा, उसके बाद the actual path run by the athlete is called the distance. तो ये मैंने आपको बता दिया, the actual path run by the athlete is called distance. Now let us say the shortest distance between initial and final point is 160 meter. ये वाला जो distance है, ये वाला क्या है, 160 meter, the shortest part between the initial and the final point. तो इसका displacement क्या हो जाएगा, displacement will be 160 meter. Wait for it, खाली 160 मीटर नहीं, 160 मीटर फ्रॉम ए टू बी। हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना मस्ट है कि कहां से कहां तक जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त। समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट, यहां से एथलीट अगर घूमता हुआ यहां आया, उसके बाद यहां गया, उसके बाद यहां गया, और उसके बाद यहां वापस आ गया, ठीक है, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है वो कितना हो जाएगा, इसने यहां से यहां जब आया था तो ये 250 मीटर्स था, यहां से यहां जब आएगा तो ये और 250 मीटर्स हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, 500 मीटर्स, राइट। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 500 मीटर्स। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी, total displacement will be 0. Why? Because ये यहां से चलना शुरू करता है और ये यहीं पर आ जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। बात समझ में आई? अंडरस्टूड? तो यहां से टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड विल बी 500 meters and the path covered by the athlete will be 500 meters, so the distance will be 500 meter. And the shortest distance between A, the final point, and A, the initial point, क्योंकि यही starting point भी है, यही final point भी है, is 0. So the displacement is 0. इसलिए displacement कितना है, displacement है 0. Understood? तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं A से B तक की, तो डिस्टेंस 250 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 160 मीटर। अगर A से A तक की बात करते हैं तो डिस्टेंस 500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0। तो आप ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा रहेगा या तो उसके इक्वल हो सकता है, कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहेगा या इसके इक्वल हो सकता है, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, is the shortest distance measured from initial to final position of the object is known as displacement. ठीक है, इट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये मैंने आपको बताया था कि ये टोटल लेंथ होती है सिर्फ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। इट इज अ नीड्स मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन।
ठीक है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसके पास क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमें दोनों चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। हाँ, आपने यहां से देख लिया, तो इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। और इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, तो या तो बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है। अच्छा, एक फिजिकल को एक चीज जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है वो भी है, ये जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये सॉरी डिस्टेंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही रह सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता। लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। Now, what do we mean by positive displacement? What do we mean by zero displacement? What do we mean by negative displacement? ये आप समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे बात करता हूं स्केलर और वेक्टर्स में ये थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं आपसे बात करता हूं -10 बड़ा है या +5 बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, -10 और +5 में तो +5 बड़ा है, यस और नो, क्योंकि -10 तो पीछे आता है टाइम लाइन में, नंबर लाइन में सॉरी, तो -10 और +5 में +5 आगे आता है, इसलिए +5 बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, तो -10 में और +5 में -10 बड़ा है, मतलब जिसका नंबर बड़ा है वो बड़ा है, ठीक है। माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है। माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है कि अगर प्लस डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो माइनस डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, बस यही बताता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है प्लस और माइनस, इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या सिग्निफिकेंस, क्या स्टेट करता है, डायरेक्शन स्टेट करता है, नथिंग एल्स। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पे ये कार है, ये हमारी यहां से यहां चलती है, ठीक है। तो इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जब तक एक बॉडी टर्न नहीं ले लेती कहीं पे, है ना, तब तक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहता है, स्ट्रेट लाइन मोशन चलता है। जब टर्न ले लेती है बॉडी, तो वहां से डिस्टेंस बड़ा हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रह जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है what till when is distance when distance and displacement are equal to each other, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आप, उसका आंसर आप लिखेंगे till the body travels in a straight line path। okay, till the body travels in a straight line path, understood। okay, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इन द गिवन फिगर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट पॉइंट ए, goes to B, to C, to D, and again come back to point A. What is the distance traveled by the body? Right? तो distance is the total length of path. तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। This will be 3 + 5 8 + 5 sorry 3 + 5 8 + 3 11 and +5 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 16। ओके, अंडरस्टूड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16। In the given figure, an object starts its motion from A, goes to B, to C, to D, and comes back to A. Find the displacement at point A. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और घूम फिर के बॉडी यहीं पे आ गई, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो यहाँ पे क्योंकि द बॉडी जहां से स्टार्ट करती है वहीं पे पहुंच जाती है, तो इसका क्या होगा, इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 0। अंडरस्टूड, that will be 0। I hope clear होगा। Vector are physical quantities which possess magnitude and direction both। तो यहाँ पे क्या होगा, B, magnitude and direction both। When an athlete runs on a circular track and reaches the same point, then its runs on a circular track and reaches the same point, its displacement is 0 and distance is obviously something, so its displacement is less than distance। डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चला है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
अगर वो अपने वापस से इनिशियल पॉइंट पर आ जाए जहां से उसने चलना स्टार्ट किया है। अभी पिछले जो 2-3 एग्जांपल्स हमने देखे, हर केस में क्या था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो अगर वापस से अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड। यस, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस इट कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये यहां से सपोज ए से बी तक जाती है और बी से ए तक जाती है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर आप अपने घर से जाते हैं अपने सपोज ग्रैंड पेरेंट्स के घर, ठीक है, और फिर वापस घर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो एक कार यहां से गई और फिर यहां से वापस आ गई, तो what will happen, total distance traveled is equal to AB plus BA is equal to 60 kilometers, and but as the final position coincides with the initial position, the displacement is 0. Okay, which of the following is true for displacement? It cannot be 0. हो सकता है ना, displacement है, displacement तो it can be 0, and its magnitude is greater than distance traveled. नहीं, its magnitude is less than distance traveled. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू because its magnitude can be 0 and its magnitude is either less than or equal to the distance traveled by the object. Okay, so let's come to the next topic. हम लोग अब अगला टॉपिक पर, आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस? ऑब्वियसली मासेस सेम है दोनों के, ठीक है ना, लेकिन स्पीड, नेक्स्ट कमिंग टू स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बेसिकली स्पीड क्या है, दिस इज अ न्यू टर्म, नॉट न्यू टू यू, बट हाँ फिजिक्स में हम नया पढ़ रहे हैं, है ना। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि बहुत तेज जा रहा है, बहुत धीमे जा रहा है, और एग्जैक्टली डेफिनेशन भी वही होती है, रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। कितनी तेजी से या कितनी कम तेजी से डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है। मतलब कोई अगर एक पर्सन है वो 10 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, कोई दूसरा पर्सन है वो 20 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, कोई तीसरा पर्सन है वो 50 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, मतलब हो सकता है गाड़ी से जा रहा हो सकता है बाइक से जा रहा हो सकता है बैलगाड़ी से जा रहा हो, ठीक है। तो हमारी अलग, क्योंकि वो एक घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है और ये एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, इसलिए हमारे जो स्पीड है वो अलग अलग होगी। दैट विल बी 50 किलोमीटर्स पर आवर एंड 10 किलोमीटर्स पर आवर। समझ आ रही है आपको बात, है ना। नंबर ऑफ किलोमीटर्स कवर्ड इन 1 आवर, नंबर ऑफ मीटर्स कवर्ड इन 1 सेकेंड, दैट इज स्पीड। ओके, स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। So the distance traveled by an object in a unit time is called its speed, and the displacement of the body in a unit time is called its velocity. बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो और obviously velocity है तो उसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा स्पीड से कम रह सकती है या उसके बराबर रह सकती है, स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा रह सकती है या उसके बराबर रह सकती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या बराबर रह सकता है। तो उसी हिसाब से ये अगर सपोज 50 रहता है, ये सपोज 30 रहता है, तो हमारी स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर, और ये 30 किलोमीटर पर आवर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी हमेशा स्पीड से या तो कम रहेगी या तो स्पीड के बराबर रहेगी। अंडरस्टूड, क्लियर है। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और मतलब आप समझ चुके हैं कि स्पीड को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में बताया जाएगा यूनिट के साथ, स्पीड का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, पर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ये पर्टिकुलर स्पीड है वो भी होगी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आई होप समझ में आ रही होगी आपको बात। ओके, तो नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी, इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन वेलोसिटी। तो ये या तो इससे ज्यादा या तो वेलोसिटी से
बड़ी रहेगी या उसके बराबर, या तो वेलोसिटी से, या तो स्पीड से छोटी रहेगी, या तो सॉरी, या वेलोसिटी या तो स्पीड से छोटी रहेगी या फिर उसके बराबर रहेगी, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे कॉमनली आप लोग अब से ऐसे देखने वाले हैं जिसमें ऊपर -1 करके लिखा जाता है। समझ आ रही है बात, ऊपर -1 करके लिखा जाता है, तो सबसे कॉमनली आप ये चीज देखेंगे। अच्छा, उसके बाद सीजीएस सिस्टम का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये हो जाता है सीजीएस में हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं, तो ये हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप समझ में आ रही है आपको बात। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, दोनों की स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट्स सेम रहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स भी सेम रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों के यूनिट सेम रहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट भी सेम है। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ, हम लोगों ने यहाँ पे 2 यूनिट देखे, एमकेएस यूनिट कौन सा है, मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन जनरली हम लोग जो देखते हैं वो कौन सा यूनिट होता है, गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर से जा रही है, माइलेज किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं ना, तो दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसमें हम डिस्टेंस को किस में डालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस को हम किस में डालते हैं, डिस्टेंस को हम डालते हैं किलोमीटर में, और टाइम को हम किस में डालते हैं, टाइम को हम डालते हैं सेकेंड्स में, सॉरी टाइम को हम किस में डालते हैं, आवर्स में। तो ये हमारा आ जाता है किलोमीटर में, और ये किस में आ जाता है, ये हमारा आर में आ जाता है, हमारा यूनिट बन जाता है किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा, कन्वर्शन ऑफ कमर्शियल यूनिट टू एसआई यूनिट। 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो टोटल कितने हो गए, 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड्स, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर को हमने 1000 मीटर रख दिया, और 1 आवर को हमने 3600 सेकेंड्स रख दिया। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है ना बात, तो 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है ना बात, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से कभी भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा उसको पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे, पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल है ना। कुछ भी और करने से पहले हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। Under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? Velocity speed के बराबर कब होती है, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां से अगर ए से बी तक जा रहा है, टर्न नहीं लिया उसने कहीं पे भी, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि ए से बी जगह जा रहा है और बी से वापस यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी तो हमारी स्ट्रेट लाइन ही हुई, नहीं, टर्न ले लिया ना। जब टर्न ले लेते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं रह जाता, तो बस आगे ही चलता जाए एक डायरेक्शन में। तो एक कार है वो इस तरीके से चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी। A cheetah is the fastest land animal and can achieve a peak velocity of 100 km per hour
टू डिस्टेंसेस लेस देन 500 मीटर, मतलब 500 मीटर तक अगर भागना है, आधे किलोमीटर तक, तो वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी भाग सकता है, ठीक है। उसके बाद बहुत जल्दी थक जाता है और उसके आगे नहीं भाग सकता, लेकिन फास्टेस्ट एनिमल तो है, लेकिन बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए। If a cheetah spots its prey at a distance of 100 meter, what is the minimum time it will take to get to its prey if average velocity attained is 90 किलोमीटर पर आवर? तो अगर 100 किलोमीटर पे वो देखता है तो कितनी देर में उसको 100 मीटर पे अपने शिकार को देख लेता है, सपोज कोई डियर है उसको, तो कितने सेकंड्स में पकड़ लेगा उसको? तो यहाँ पे हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी ली है? 90 किलोमीटर पर आवर। पहले सबसे पहला काम क्या है, हमें इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? मीटर पर सेकेंड में। तो 90 को इंटू 5/18 कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 विल बी इंटू 5/18, तो ये कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात? तो हमारी एवरेज वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, और हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 100 मीटर पे है ना। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारी कितनी है? 25, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? 100, तो टाइम कितना लगेगा हमें? टाइम लगेगा 4 सेकेंड्स। समझ आ रही है बात? टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड्स में यहां से वहां 100 मीटर पकड़ के खा जाएगा। समझ आ रही है बात? ओके, अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels with speed of light, that is 3 into 10 की पावर 18 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। सो हमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस 3 के आगे कितने जीरोस लगे हुए हैं? 8 जीरोस लगे हुए हैं, राइट। बहुत फास्ट चलती है हमारी जो स्लाइड होती है, और यहाँ पे 5 मिनट में हमारा सिग्नल रीच होता है, ठीक है। तो हमारी एक स्पेसशिप है, इससे हमारे अर्थ पे सिग्नल 5 मिनट्स में रीच होता है। आपको ये बताना है डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन कितना है। तो आपको पता है कि टाइम कितना लगता है? 5 मिनट। अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में गिवन है, तो हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एसआई यूनिट में चाहिए। तो 5 मिनट्स का मतलब कितना हो गया? 300 सेकेंड। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। उसके बाद स्पीड ऑफ द सिग्नल इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हम क्या कर देंगे? 300 को 3 into 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्पीड इंटू टाइम 3 into 10 की पावर 8 इंटू 300, तो आ जाएगा 9। और ये जितने भी जीरो हैं सब यहाँ पे नंबर बढ़ाते चले जाइए आप, तो ये आ जाएगा 3 3 is 9, और ये 10 की पावर 10, 3 into 10 की पावर 9 into 3 3 is 9, 9 into 10 की पावर 10 मीटर। बात समझ में आई? यस और नो? तो ये सारे जीरोस मिला के हम क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है फर्स्ट 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारा यहाँ पे यहाँ से ए से बी जाता है ये 16 मीटर 4 सेकेंड्स में, और फिर बी से सी जाता है ये नेक्स्ट 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। तो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? 32 मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 6 सेकेंड्स। बस हम यही करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 32 मीटर, टोटल टाइम टेकन विल बी 6 सेकेंड्स। हमारा एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट विल बी 32 डिवाइड बाय 6, दैट विल बी 5.3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर जरूर लिखेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये गिवन लिखना मस्ट है,
क्या निकालना है लिखना मस्ट है, फॉर्मूला लिखना मस्ट है, ऑब्वियसली सॉल्व तो आप करेंगे ही, उसके आगे यूनिट लिखना मस्ट है और फिर ये आंसर लिखना मस्ट है। ये 5 स्टेप्स में होगा हमारा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना, 5 स्टेप्स में होगा कोई भी क्वेश्चन। ओके, Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to and back. Find the average speed and average velocity. Usha यहाँ से ट्रैवल करती है, यहाँ तक जाती है 90 मीटर और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। She covers 180 meters in 1 minute. She covers 180 meters in 1 minute. Find the average speed and average velocity of Usha. तो आपके लिए बहुत सिंपल है ये। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 180 मीटर, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 180 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी जाना और आना, टोटल डिस्टेंस विल बी 180 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन विल बी 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 180 मीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका सेम है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर। टोटल टाइम इज 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 180 बाय 60। कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। और टोटल average speed is equal to 180 by 60, that will be 3 meter per second, right? And एवरेज डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 0 मीटर पर सेकेंड। आंसर, द एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई है, यहां तक क्लियर है? So this will be the end of our second lecture of motion. I hope आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन और हमें बताइए कि किस तरीके से हम अपने वीडियोस को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि यू स्कोर बेटर, यू अंडरस्टैंड बेटर। Always, please, if you have understood from the video, like the videos. It gives us motivation to make more videos. And do not forget to subscribe to our channel if you haven't subscribed yet. फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।